आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th की जीव विज्ञान की प्रश्न बैंक, जिसमें हम इकाई 1 जिसमें जीव जगत एवं विविधता वाला है के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम इससे पहले की वीडियो में अध्याय 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कि 2 और 3 अंक में आने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला यह है कि प्राणी उद्यान एवं प्राणी संग्रहालय से आप क्या समझते हैं। तो प्राणी उद्यान यह एक मानव निर्मित जंगल में स्थित है। पार्क का इलाका अपर्याप्त है और एक उच्च जंगल जैसा दिखता है। यह उन जूलॉजिकल पार्क में से एक है जो आधुनिक चिड़ियाघर निर्माण सिद्धांतों का कार्य करता है। जूलॉजिकल पार्क में रहने वाले जानवरों को खुले और मोटे बाड़ों में रखा जाता है। अगला है प्राणी संग्रहालय। तो संग्रहालय में अध्ययन और संदर्भ के लिए संरक्षित जानवरों का संग्रह है। वन्य जीव संरक्षण में प्राणी उद्यान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले वे पकड़े गए जंगली जानवरों की शरण स्थली के रूप में काम करते थे। हालांकि अब उनका उपयोग जंगली जानवरों के रखरखाव, लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन के लिए किया जाता है। अगला है समष्टि को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रह रहे हो व्यष्टि परस्पर मिलकर समष्टि कहलाते हैं। समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं कि समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है। अगला है कि समस्थापन या होमियोस्टेसिस से आप क्या समझते हैं। तो समस्थापन या होमोस्टेसिस ग्रीक होमोओस समान और स्टातिस यानी कि निश्चल खड़े रहना किसी तंत्र का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखता है। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पादपों के वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो पादपों के वैज्ञानिक नाम लहसुन का होता है एलियम सेटिवम, अदरक का होता है जिंजीवर ऑफिसिनेलन, अमरूद का होता है सोडियम गुआवा, नींबू का होता है साइट्रम लिमोनियम, आम का नाम होता है मेंगीफेरा इंडिका। अगला दिया हुआ है किन्हीं 2 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस और चूहे का है रेटस राइटस और कुत्ता जिसका है कैनिस डोमेस्टिकम और बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि मृत्यु जीवन का आवश्यक घटक है, इसे लिखिए। विज्ञान के अनुसार मृत्यु का अर्थ है जीवित प्राणी के शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाओं का समाप्त हो जाना। जैविक प्रक्रिया को दिल के धड़कने, मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता, किडनी और लीवर जैसे अंगों के सुचारू ढंग से काम करने में समझा जा सकता है। ये प्रक्रियाएं समाप्त होते ही हमारी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जीवन का आवश्यक घटक है। यदि जीवों की मृत्यु नहीं होगी तो इनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे भोजन और आवास की कमी हो जाएगी, जो कि सभी जीवों के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए क्या मृत्यु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोन को परिभाषित कीजिए। टेक्सोन का अर्थ होता है या वर्गक। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के क्षेत्र में जीवों की जातियों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो किसी वर्गकर्ता के मत में एक इकाई है, यानी कि जिसकी सदस्य जातियां एक दूसरे से कोई मेल या संबंध रखती है, जिस वजह से उनको एक श्रेणी में डाला जा रहा है। अगला है उपापचय को स्पष्ट कीजिए। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। ये प्रक्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। साधारणतः उपापचय की 2 प्रकारों में बांटा गया है। अपचय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन, और उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों को जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। इसके बाद है क्वेश्चन द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है। द्विनाम नामकरण पद्धति जीवों, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। लैटिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक नाम के 2 भाग होते हैं, वंश नाम और जाति नाम।
उदाहरण के लिए मनुष्य जीन जिसका नाम है होमो से संबंधित है और हमारी प्रजाति सेपियंस है, इसलिए नाम होमो सेपियंस एवं प्याज के लिए एलियन सेपा है। अगला क्वेश्चन दिया है फोना एवं फ्लोरा शब्द का अर्थ लिखिए। तो किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहा जाता है, यानी कि फ्लोरा कहा जाता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशुओं एवं जंतुओं की संख्या को सम्मिलित रूप से प्राणी जात या फोना कहा जाता है। इसके बाद अगला लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का दिया हुआ है कि वर्गी की वर्गीकरण पद्धति एवं वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। तो वर्गी की जीव विज्ञान में वर्गी की भिन्न प्रकार के जीवों के समूह के नामकरण और वर्गीकरण करने के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, जिसमें जीवों को वर्गीकी में संगठित करा जाता है। जीव वैज्ञानिक वर्गीकी में जीवों को टैक्सोन नामक गुटों में वर्गीकृत कर के उन वर्गों को वर्गीकीय कोटियाँ दी जाती है और सभी को फिर एक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की में आयोजित करा जाता है। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कार्ल लिनियस को आधुनिक जीव वैज्ञानिक वर्गीकी का संस्थापक माना जाता है। जीवों को इस वर्गीकी पर आधारित द्विपद नाम और त्रिपद नाम देने की व्याख्या लिनियस की ही बनाई हुई है। वर्गीकरण पद्धति जीवों को उनके लक्षणों की असामान्यता और सामान्यता के आधार पर समूह तथा उपसमूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। प्रारंभिक पद्धतियां कृत्रिम थी, उसके पश्चात प्राकृतिक तथा अतिवृत्तीय वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण है वहाँ मिसप्रिंट हुआ है, वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ है। अगला वर्गीकरण जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे हम वर्गीकी कहते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन टैक्सॉन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो टैक्सॉन जीवों का एक समूह है जो कि किसी भी स्तर की वर्गीकी पदानुक्रम में पाया जाता है। टैक्सॉन के प्रमुख उदाहरण हैं संघ, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति एवं वंश। ये सभी टैक्सॉन संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मनुष्य का टैक्सॉन है संघ कार्डेटा, वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेट्स, कुल होमिनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। अगला दिया हुआ है कि क्या कारण है कि अत्यधिक गर्मी में उभयचर एवं सरीसृप कम दिखाई देते हैं। स्तनधारियों का तापमान हमेशा निश्चित रहता है ताकि उपापचय क्रिया ढंग से काम करे, लेकिन उभयचर और सरीसृप में तापमान निश्चित नहीं रहता, इसलिए ये अधिक गर्मी और अधिक सर्दी को सहन नहीं कर पाते। वह ग्रीष्म व शीत सुप्तकालिता दर्शाते हैं जिसमें वे धरती में बने बिल या दीवारों की दरारों में जाकर अपनी उपापचय क्रियाएं बहुत कम करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होती ताकि भोजन की आवश्यकता ना पड़े। वे ज़्यादा समय तक यह प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकें। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है वे दोबारा सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार यह महीनों में शीत निष्क्रियता में व्यतीत करती है। छिपकली ठंड के समय के दौरान हाइबरनेट करती है, अपने घरों को पेड़ की चट्टी में चट्टानों के नीचे ये जहाँ भी आश्रय बना पाती है। छिपकली ठंडे खून वाली या एक्टोथर्मिक होती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास आंतरिक हीटिंग क्षमता नहीं है। अगला है हर्बेरिया के 3 उपयोग लिखिए। तो हर्बेरियम सामग्री का उपयोग वांछित पौधों के शरीर रचना विज्ञान, उनकी पैथोलॉजी और रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। एक हर्बेरियम कुछ पौधे की प्रजातियों के वितरण और घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हर्बेरिया जनता को पौधों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। ये क्या होते हैं? स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतियों को जानने में मदद करते हैं। ये स्थानिक पौधों के नमूनों का संरक्षण करते हैं जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से हर्बेरियम से लोगों को पौधों की विविधता और महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं। अगला है वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम। तो कृत्रिम पद्धति थी, प्राकृतिक पद्धति और जातिवृत्तीय पद्धति। इसके बाद है जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक होती है। तो कुंजी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों में स्थित प्रत्येक प्रकार के जीव की पहचान की जा सकती है।
वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके गुणों के आधार पर बनाई गई कुंजी से करते हैं। कुंजी पौधों तथा जंतुओं के समान तथा असमान गुणों के आधार पर बनाई जाती है। वर्गी की कुंजी दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। इसमें से एक को स्वीकार किया जाता है जबकि दूसरे को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुल वंश तथा जाति के लिए अलग अलग कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला है, किन्हीं तीन महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप जीवों को जीव से किस प्रकार अलग कर सकते हैं। निम्न लक्षणों के आधार पर हम जीवों को जीवों से अलग कर सकते हैं। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव। इस लक्षण के कारण जीवों की शारीरिक संरचना में आधारभूत विभिन्नता होती है जो उनके व्यापक वर्गीकरण में मदद करती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता है। पोषण का तरीका। जीवों का पोषण मूल रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो स्वपोषी जो अपने भोजन निर्माण स्वयं करते हैं तथा विषमपोषी जो बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं अन्य जीवों से। इस प्रकार जीवों को उनके पोषण के तरीके के आधार पर भी हम समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, किन्हीं तीन कारणों को लिखिए। तो जीवों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। जीवों की सरलता से पहचान हेतु, अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, जीवाश्मों के अध्ययन हेतु। समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। वर्गीकरण से जीवों में समानता व असमानता का पता चलता है जिससे विभिन्न जीव समूहों के बीच संबंध का ज्ञान होता है। विभिन्न टैक्सोन के विकास का पता चलता है। अगला, हर्बेरियम वनस्पति उद्यान को और जूलॉजिकल उद्यान के बारे में लिखिए। तो हर्बेरियम क्या होते हैं? पौधों के नमूने को सुखाकर, दबाकर, अभिरंजित या परिरक्षित कर नमूनों को सीट पर सुरक्षित रखना हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम सीट पर एक लेबल लगाया जाता है जिस पर पौधों के एकत्र करने की विधि, स्थान, पौधे का अंग्रेजी नाम, स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा जाता है। वनस्पति उद्यान विभिन्न पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। इस संरक्षित उद्यान को वनस्पति उद्यान कहते हैं। वनस्पति उद्यान में प्रत्येक पौधों पर स्थानीय व वैज्ञानिक नाम, कुल नाम आदि लिखे जाते हैं। प्रमुख वनस्पति उद्यान निम्न है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च लखनऊ भारत में। प्राणी उपवन किसे कहते हैं? तो ये वे उप स्थान हैं जहाँ विभिन्न जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें किसी विशिष्ट जंतु या अनेक जंतुओं का आवास बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकीय पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं? पादप तथा प्राणी के लिए निम्न से उच्च वर्ग की ओर जाते हुए एक प्रवाही आरेख बनाइए। जीवों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों का विकास व आधार पर एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित श्रृंखला में उचित स्थान पर स्थापित करना या उनका उचित स्थान निर्धारित करना ही पदानुक्रम कहलाता है। वर्गी की संख्या का आरोही क्रम का पदानुक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। जगत, संघ, प्रभाग। सबसे पहले आएगी जाति, फिर वंश, फिर कुल, उसके बाद आएगा गण, वर्ग, फिर इसके बाद संघ और इसके बाद में जगत सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्गीकरण के किन्हीं तीन महत्व के बारे में लिखिए। तो वर्गीकरण के तीन महत्व कौन से हैं? कि वर्गीकरण हमें पौधों और पशु की विविधता के बारे में जानकारी देता है। यह अन्य जीवन विज्ञानों के विकास को आसान बनाने में मदद करता है। यह हमें अन्य जीव विज्ञानों को आसान समझने में मदद करता है और यह विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन को बहुत ही आसान बनाता है। तीनों एक ही हैं, कुछ सेम प्रकार के ही हैं, पर वर्गीकरण से हम यदि अपनी नॉर्मल भाषा में देखें तो हमें वर्गीकरण से क्या क्या सुविधा मिल जाएगी। वर्गीकरण से हम प्रत्येक जीव को अलग अलग पहचान लेंगे, हम उनके पोषण के स्तर को समझ सकेंगे, इसके बाद हम उनकी आवश्यकता को समझ पाएंगे इस प्रकार से। अगला दिया है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जानवर, पौधे, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं, इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव संतुलन बनाए रखने और जीवन का समर्थन करने के काम करते हैं के लिए एक जटिल वेब की तरह पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ काम करते हैं जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा आदि में राहत प्रदान करती है। जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैसे विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीशीज को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैव विविधता संरक्षण में वानस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है?
तो संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध प्रबंधन है ताकि प्राकृतिक संतुलन एवं जैव विविधता को बनाए रखा जा सके। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी शामिल है, जिसके अंतर्गत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त और जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजाति की आनुवांशिक विविधता को नष्ट होने से रोकने में, स्पीशीजों को विलुप्त होने से बचाना तथा परितंत्र को नष्ट तक अक्रमित होने से बचाना। संरक्षण कार्यनीति। संरक्षण के प्रयासों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो निज स्थानिक यानी कि निजी स्थानों पर जो किए जा रहे हैं, और दूसरा परिस्थानिक रूप से जो किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जो संरक्षण के लिए समर्पित हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। भारत अपनी वनस्पति तथा वन्य जीवन की समृद्धि एवं विविधता के मामले में अद्वितीय है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य सहित हिमालय में लद्दाख से लेकर दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु तक अवस्थित हैं, जो कि जैव विविधता एवं धरोहर के मामले में अत्यंत समृद्ध हैं। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा यहाँ अति दुर्लभ स्पीशीज पाई जाती है। 96 राष्ट्रीय उद्यान तथा 500 से भी अधिक यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ भारतीय वन्यजीव धरोहर की विविधता एवं उसके परास अद्वितीय हैं। परिस्थानिक संरक्षण में पादपों एवं प्राणियों का उनके पर्यावास के बाहर संरक्षण, इसमें वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन तथा क्रायोप्रिजर्वेशन सम्मिलित हैं। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है जीव जगत में विविधता वाला, ये इस वीडियो में सॉल्व होता है। अगली वीडियो में हम हमारा अध्याय 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से 7 तक के ऑब्जेक्टिव पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 11th बायोलॉजी।